नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम आपके सामने लाए हैं कोरोना पर डॉक्टर्स का सबसे बड़ा सर्वे। देश अनलॉक 2 की तरफ बढ़ रहा है, पाबंदियां खत्म हो रही हैं धीरे धीरे। ऐसे में कब जिंदगी पूरी तरह से पटरी पर लौटे, स्कूल कब खुले, कॉलेज दफ्तर कब फिर से चालू हो, कब आप दोस्तों से मिल पाए, इस पर डॉक्टर्स की क्या है राय। 111 डॉक्टर्स के सर्वे के जरिए हम आपको बताएंगे कि क्या अभी स्कूल खुलने का वक्त आ गया है, क्या वो वक्त आ गया है जब आप अपने दोस्तों से मुलाकात करें, क्या वो वक्त आ गया है जब दफ्तरों को खोल दिया जाए, कामकाज शुरू हो। जितनी भी पाबंदियां लॉकडाउन में लगाई गई थी, क्या उन सभी पाबंदियों को खत्म करने का वक्त आ गया है। इसी पर हम आपको 111 देश के जो सबसे बड़े डॉक्टर्स हैं उनका सर्वे दिखाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र के बारे में आपको जानकारी देकर, क्योंकि यहां पर बिगड़ते हुए हालात और जो खतरनाक परिस्थिति है उसको देखते हुए उद्धव सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला ले लिया है। पूरे महाराष्ट्र, खासकर मुंबई, पुणे, आपको पता है ये दोनों सबसे ज्यादा प्रभावित है। कोरोना वायरस के संक्रमण में तेजी देखी जा रही है। मुंबई में घर से निकलने पर अब मास्क पहनना जरूरी हो गया है। पहले से किया गया था, लेकिन अब इसकी और भी सख्ती से इसको पालन किया जाएगा। और अब हम आपको बताते हैं सवाल नंबर 1, जिसमें इन डॉक्टर से हमने चर्चा की। हमने उनसे पूछा, जो पहला सवाल था वो यही था कि स्कूल और जितने भी डे केयर सेंटर्स हैं, क्या उसको खोलने का वक्त आ गया है। जब ये सवाल हमने डॉक्टर से पूछा तो 111 डॉक्टर्स का क्या मानना था हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दिखा रहे हैं महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र में देखिए परिस्थितियां ठीक नहीं है और इसी के मद्देनजर ये सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सभी सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी होगा। सरकारी दफ्तरों में कहा गया है कोई भी बिना मास्क की मीटिंग नहीं करेगा। गैर जरूरी कार्यों के लिए लंबी दूरी की यात्रा पर रोक लगा दी गई है। सबसे बड़े सर्वे के नतीजे अब हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें हमने 111 प्रतिष्ठित बड़े डॉक्टर से यह सवाल पूछा है। सवाल नंबर 1 आपके सामने है, कब से खुले स्कूल और डे केयर सेंटर्स। 1 महीने बाद कहने वाले 7.7% डॉक्टर्स थे। 3 महीने बाद कहने वाले 48%। सबसे बड़ा जो हिस्सा है 48%, उनका मानना है कि 3 महीने बाद खुले। 6 महीने बाद कहने वाले 27% थे और दवा आने के बाद खुले ये 14%। और कभी नहीं खुले ऐसा कहने वाले भी 3% डॉक्टर्स थे। शायद वो चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस ही चले और उसी के जरिए आगे पढ़ाई हो। तो ये था पहला सवाल जो हमने उनसे पूछा था और यही वो सवाल है जो शायद सबसे पहले लोगों के मन में आता है। इसके बाद हम आपको दफ्तर के पूछे गए सवाल पर लिए चलेंगे। देखिए, जब से ये लॉकडाउन की घोषणा हुई है और जब से ये तस्वीर इस तरह की बनी है कि सभी को सावधानी बरतनी है, बच्चों को लेकर सबसे ज्यादा चिंता है। ऐसे में 48% कह रहे हैं पूरे 3 महीने बाद। तो डॉक्टर्स के सर्वे में यही सामने आया है। कब से शुरू करें दफ्तर में कामकाज, जब ये सवाल हमने पूछा है तो डॉक्टर्स का क्या जवाब था। 30% कह रहे हैं 3 महीने बाद। 6 महीने बाद कहने वाले 29% हैं। 1 महीने बाद कहने वाले आप देख रहे हैं 16% हैं और 3% ऐसे हैं जो कह रहे हैं दवा बनने के बाद। लेकिन 22% कह रहे हैं, ये लास्ट वाला ध्यान से देखिए, सावधानी के साथ अभी खोले जा सकते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 22% लोगों का जो ये कह रहा है कि आप अभी से खोल सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ। लेकिन फिर भी याद रखिए 30% जो सबसे ज्यादा है वो यही कह रहे हैं अभी भी कि 3 महीने बाद ही दफ्तर खुलने चाहिए। 22% कह रहे हैं सावधानी के साथ अभी खोले जा सकते हैं। अब ये वो सवाल जो शायद आपके मन में सबसे ज्यादा होगा, वही सवाल आपके सामने आने वाला है। दोस्तों से कब मिल सकते हैं। तो अगला सवाल जो हमने डॉक्टर से पूछा, दोस्तों से मिलना जुलना कब से किया जाए। सबसे ज्यादा यहां पर 32% जो डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं 6 महीने बाद, यानी अभी इंतजार लंबा है। 1 महीने बाद कहने वाले 6% हैं। वहीं आप देख रहे हैं कि 26% कह रहे हैं 3 महीने बाद। लेकिन जो 6 महीने बाद कहने वाले हैं वो सबसे ज्यादा 32% डॉक्टर्स हैं। दवा बनने के बाद 17.7%,
सावधानी के साथ ये कैटेगरी पर भी अपनी नजर रखिएगा आप। सावधानी के साथ कहने वाले 16.8% डॉक्टर्स हैं जो कह रहे हैं नहीं। दोस्तों से मिलना जुलना कभी नहीं, मतलब ऐसे डॉक्टर्स भी हैं 2% जो ये मान रहे हैं कि आप अब बस फोन से ही बातचीत कीजिए, वीडियो कॉलिंग कीजिए और उसी के जरिए इलेक्ट्रॉनिकली अपने दोस्तों से मिलिए, यानी दूरी बनाकर रखिए। अब हम आपको लिए चलते हैं ऐसे लोगों के सवाल पर जिनको फिटनेस को लेकर जबरदस्त, जिनमें जोश रहता है, फिटनेस फ्रीक जिन्हें आप कह सकते हैं। कब से शुरू करें जिम? कई राज्यों में इसकी मांग आ रही थी, यकीन मानिए कई राज्यों में इसकी मांग सबसे ज्यादा थी कि जिम, और जो जिम मालिक हैं वो भी चाह रहे थे। लेकिन यहां पर देखिए 49%, मतलब लगभग आधे डॉक्टर्स ये मानते हैं कि 6 महीने तक अभी बिल्कुल भी जिम्स को खोलना नहीं चाहिए। 3 महीने बाद वाले हैं 22%, लेकिन सावधानी के साथ अभी खोलने वाला भी आंकड़ा बहुत कम है, 11% लोगों का है, और 1 महीने बाद का है 6% लोगों का। और कभी नहीं जिम्स खुलने कहने वाले, यहां पर आंकड़ा बढ़ता है, वो कहते हैं 5% लोग कह रहे हैं। अब आइए हम आपको जरा सुनाते हैं कि डॉक्टर्स का जिम को लेकर क्या कहना है, फिर हम आपको अगले सवाल की तरफ ले जाएंगे। याद रखिए आप में से कई ऐसे लोग होंगे, हालांकि अब तो गर्मी धीरे धीरे अपने पीक पर पहुंच रही है, छुट्टियों को लेकर जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो छुट्टियों पर जा सकते हैं या नहीं, इस पर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको जिम वाली बात जो डॉक्टर समझा रहे हैं सुन लीजिए। जहां तक जिम का सवाल है, जिम जो होते हैं बहुत ही, जो मैंने देखे हैं, बहुत ही क्लोज एनवायरनमेंट में होते हैं, अंदर की एयर कोई रिसर्कुलेट कर रहे होते हैं। सो अगर आपसे पहले कोई इंसान जिसको थोड़े बहुत भी सिम्टम्स थे या अगर एसिम्प्टोमेटिक केस भी था, वो अगर उस एरिया से होके गया तो उसका वायरस वहां पे सर्कुलेट करता रहेगा काफी घंटों तक। सो इसलिए मेरा ख्याल अभी जिम्स को तो अवॉइड करना चाहिए हमें और 3 महीने के लिए। तो डॉक्टर ने क्या कहा आपने ध्यान से सुन लिया होगा। हम आपको अब ये भी बताएंगे कि धार्मिक स्थलों पर कब जाने की तैयारी होनी चाहिए, और यही अगला सवाल भी है, छुट्टियों पर कब जाना है उस पर भी आएंगे। लेकिन देखिए 43% डॉक्टर्स कह रहे हैं धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए अभी 6 महीने का इंतजार जरूरी है। सावधानी के साथ अभी वाले 15% है, 3 महीने बाद कहने वाले 20% हैं, 1 महीने बाद कहने वाले 4% लोग हैं, और दवा आने के बाद कहने वाले डॉक्टर्स भी हैं 10%, जबकि कभी नहीं जाने वाले भी 8% डॉक्टर्स हैं। सबसे ज्यादा 6 महीने बाद की बात है, जिसमें 43% डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 6 महीने बाद परिस्थितियां बदलेंगी, तब आप मंदिर जाएं। तो चलिए, धार्मिक स्थलों की बात हो गई है, बात उस मास्क की जिसके साथ आप जिंदगी इस वक्त जी रहे हैं। मुस्कुराहट किसी की दिखाई देती नहीं, न जाने कब पिछली बार किसी के मुस्कान आपने ऐसे सार्वजनिक रूप से देखा है। तो मास्क चेहरे पर जो हम लगा रहे हैं, इस मास्क को कब हटाएं, ये सवाल पर 6 महीने बाद कहने वाले 44%, 44% डॉक्टर्स थे। सावधानी के साथ अभी सिर्फ 2%, यानी अभी इसकी बिल्कुल मनाही है। सभी का यह मानना है कि मास्क पहनना जरूरी है, देश भर में जरूरी है। 3 महीने बाद कहने वाले 6%, 1 महीने बाद कहने वाला कोई नहीं था, दवा आने के बाद कहने वाले 22% थे, कभी नहीं कहने वाले 26% थे, जिनका यह मानना था कि शायद आने वाली जिंदगी पूरी तरह से बदल जाए और हमेशा सावधानियों के बीच आपको मास्क लगाकर ही सार्वजनिक जगहों पर निकलना पड़े। अब चलिए आपको जरा जल्दी से सुना देते हैं, क्योंकि डॉक्टर से हमने इस पर बात भी की है, चर्चा भी की है कि आखिर ये मास्क पहनना, हाथ धोना, ये सोशल डिस्टेंसिंग, ऐसे जो तमाम मुद्दे हैं उस पर कब तक प्रतिबंध रहेगा। आइए आपको सुनाते हैं डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। सो जहां तक मेरा ख्याल है, अभी 6 महीने तो हमें ये सब अवॉइड करना चाहिए, हाथ मिलाना, गले मिलना। उसके बाद देखेंगे कैसे सिचुएशन रहती है, इंप्रूव अगर हो जाते हैं सर्कमस्टांसेस, मुझे उम्मीद है कि 6 महीने में हमारी एक इम्यूनिटी इतनी डेवलप हो जाएगी जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, तो उससे हो सकता है ये सिचुएशन बेटर हो जाए। पर 6 महीने भी बहुत लंबा पीरियड है जिसके हमें वेट करना चाहिए। तो डॉक्टर की बात तो आपने सुन ली, लेकिन सर्वे में भी हमने एक स्पष्ट सवाल इस पर कर लिया था कि हाथ कब से मिला सकते हैं, हैंडशेक जिसे कहा जाता है। 1 महीने बाद कहने वाले सिर्फ 1%, 1% डॉक्टर से, सबसे ज्यादा 32% डॉक्टर्स कह रहे हैं 6 महीने बाद। कभी नहीं कहने वाले 44% कहते हैं। क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा अब डर इसमें इन्वॉल्व हो गया है, क्योंकि संक्रमण फैलना अगर रोकना है इसको
तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग दूरी बनाकर रखनी होगी। ऐसे में 44% सबसे ज्यादा डॉक्टर्स यही मानते हैं कि हाथ मिलाना अब शायद बहुत मुश्किल हो पोस्ट कोविड जिंदगी में, जबकि 32% कह रहे हैं 6 महीने बाद, 19% कह रहे हैं दवा के बाद, और अभी की बात तो कोई नहीं कर रहा कि आप प्रिकॉशन के साथ सिर्फ 1 महीने बाद के लिए 1% डॉक्टर्स हाँ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कब से आप हाथ मिला सकते हैं, इस पर आपने क्लैरिटी से देख लिया। डॉक्टर्स का यह मानना है कि शायद कभी नहीं, यानी वही सवाल कि क्या कोविड के बाद की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, ऐसे संकेत डॉक्टर्स की बात से। हालांकि कई ऐसा मानते हैं कि 6 महीने बाद शायद हर्ड इम्यूनिटी जिसे कहा जाता है वो धीरे धीरे ठीक हो जाए, दुरुस्त हो जाए और उसके बाद तस्वीर बदले। अब सैलून वाला सवाल, क्योंकि इस पर भी कई लोगों की सांसें अटकी हुई हैं कि कब से सैलून में जाएं। 1 महीने बाद कहने वाले 19%, 28%, 3 महीने बाद वाले, 6 महीने बाद वाले 26, 21 कह रहे हैं सावधानी के साथ आप अभी भी जा सकते हैं, कई राज्यों में खुल गए हैं। दवा आने के बाद कहने वाले 3% हैं और कभी नहीं कहने वाले भी 3% डॉक्टर्स हैं, जो सैलून को लेकर अभी भी मानते हैं कि वहां से संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पर संपर्क बहुत पास से हो सकता है, इसीलिए खतरा वहां पर सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि जो भी आपका हेयर कट कर रहा है या आपके चेहरे पर कुछ कर रहा है वो आपके बहुत करीब आएगा, उसमें टच इन्वॉल्व है, ग्लव्स वो पहनेगा, लेकिन फिर भी कितनी बातों का आप ख्याल रख सकते हैं। इसीलिए संक्रमण फैलने का सबसे बड़ा खतरा सैलून के जरिए है और उसको लेकर भी डॉक्टर्स इस वक्त यही राय रखते हैं कि बचकर रहना बेहतर है। अब जो अगला सवाल हमने डॉक्टर से पूछा है वो कई लोगों के मन में आता होगा, क्योंकि आप तमाम लक्षण सिम्टम्स सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या होने के बाद आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, ये हम आपको दिखाएंगे कि आखिर आपको चेकअप के लिए डॉक्टर के पास कब जाएं, हेल्थ चेकअप के लिए। एक मतलब नॉर्मल अगर आपको कोई चेकअप करना है तो 1 महीने बाद कहने वाले 29% डॉक्टर्स हैं, 3 महीने बाद कहने वाले 24, 6 महीने बाद कहने वाले 10% हैं। यानी डॉक्टर्स बाय एंड लार्ज ये मानते हैं कि इमरजेंसी में 22% कह रहे हैं कि आप जा सकते हैं, 29% कह रहे हैं 1 महीने बाद, और 3 महीने बाद कहने वाले 24% हैं। 2% ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कभी नहीं। याद रखिए, अब ऑनलाइन भी डॉक्टर्स आपको कंसल्टेशन देते हैं, लक्षण बताकर या पिक्चर्स भेजकर वो उसका इलाज ऑनलाइन भी कर रहे हैं। तो कई अलग अलग तरीके इस कोविड के पीरियड में इवॉल्व हुए हैं और शायद ऐसे डॉक्टर्स जो कभी नहीं कह रहे हैं उनका यही अर्थ है कि लंबे से लंबे वक्त तक आपको कोविड-19 के बाद शायद इन्हीं सावधानियों के साथ रहना पड़े और डॉक्टर के पास भी जाने, क्योंकि कई क्लिनिक्स में, कई हॉस्पिटल्स में संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। अब हम आपको जरा सुना देते हैं कि डॉक्टर्स मंदिर जाने को लेकर, हेल्थ चेकअप को लेकर, ऐसे तमाम मुद्दे जिनका सवाल जवाब हमने आपको सुनाया, इन सब पर डॉक्टर्स क्या सुझाव दे रहे हैं। अभी तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए नॉन अर्जेंट चीजों के लिए, घर से निकलना ही अवॉइड करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा डॉक्टर तो बहुत ही दूर की बात है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि डॉक्टर्स ये कोरोना पेशेंट्स में ही आजकल इतने बिजी हैं, पर इसलिए ऑल्सो क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं उन लोग खुद का एक्सपोजर इतना हो रहा है कोरोना पेशेंट्स के साथ कि हो सकता है वो भी कैरियर हो और उनसे दूसरे लोगों को इन्फेक्शन होने का खतरा है। सो अभी जितना हो सकता है टेली कॉलिंग करके ही उसका फायदा उठाएं और फोन पे ही उनसे ओपिनियन ले लें। मेरा ख्याल अभी हमें अपने रिलीजन को जो है घर से ही प्रैक्टिस करना चाहिए, बाहर ना निकलें, क्योंकि जहां भी जाएंगे वहां पे भीड़ भड़का होगा। आप चाहे कितने भी प्रिकॉशंस ले रहे हो, दूसरा इंसान प्रिकॉशन ले रहा है कि नहीं ले रहा वो कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बारी कुछ लोग हमारी सोसाइटी में हैं जो इसको बहुत ही लाइटली ले रहे हैं अभी भी, एंड वो बहुत ही गलत कर रहे हैं ऐसा करके, अपनी भी जान को थ्रेट कर रहे हैं और अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबको थ्रेटन कर रहे हैं वो। तो डॉक्टर को सुना आपने, उनका साफ मानना है कि अभी तमाम धार्मिक स्थलों से बचने की जरूरत है। आप सावधानी बरत भी ले, सामने वाला न जाने कौन सी लापरवाही कर दे जिसकी वजह से आप संक्रमण के शिकार हो जाएं। चलिए, हमने आपको सिलसिलेवार ढंग से सब कुछ दिखा दिया, लेकिन बहुत सारी ऐसी पाबंदियां हैं जो जिंदगी में लग गई हैं, या फिर ऐसी सावधानियां हैं जो हम हर वक्त बरतते हैं, चाहे मास्क लगाना हो, चाहे हाथ धोते रहना हो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल। तो आइए हम आपको दिखाते हैं सैनिटाइजर का इस्तेमाल कब बंद होगा। 3 महीने बाद कहने वाले 6% थे, 6 महीने बाद कहने वाले 34% थे और 39% सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की राय थी कि कभी नहीं। यानी अपने हाथों की सफाई, अपना चाहे आप साबुन से धोएं, चाहे आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अब मुश्किल है इससे बचना, हमेशा करना पड़ेगा सावधानी के साथ। अभी कहने वाले 10% लोग थे,
दवा आने के बाद कहने वाले 11% डॉक्टर्स थे। तो ये बहुत आप मतलब कम से कम ऐसे मुद्दों पर जिसमें मास्क है, जिसमें सैनिटाइजर है, हाथ की सफाई है, हाथ मिलाना है, एक दूसरे से मिलना जुलना है, इन सब पर ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स की यही राय है कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, हाथों की सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है, सैनिटाइजर और मास्क की। अब आइए आपको जल्दी से जरा हम सुना देते हैं कि स्कूल जाने को लेकर भी हमने सवाल आपको दिखाया, उसके आंकड़े दिखाए, डॉक्टर्स की क्या राय है, लेकिन सुझाव क्या दे रहे हैं डॉक्टर, सुनिए डॉक्टर साहब। देखिए, कोई भी ऐसी चीज जो एकदम इमीडिएट या अर्जेंट नहीं है हमें अवॉइड करनी चाहिए। बच्चों को वैसे भी कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बच्चे सारा टाइम मास्क तो पहन नहीं सकते हैं। बच्चों खुद में जो है इलनेस कम होती है, माइल्ड ही होती है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, टच वुड विद गॉड्स ग्रेस। बट बच्चे जो है वो वायरस कैरी करके घर में आ सकते हैं और एडल्ट्स को घर में इन्फेक्ट कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि अभी 3 से 6 महीने अभी हमें रुकना चाहिए कोई भी ऐसी एक्टिविटी के में इन्वॉल्व करने से पहले। तो 3 महीने से 6 महीने लगभग हर चीज के लिए करना होगा इंतजार। डॉक्टर्स की फिलहाल यही है राय और यही हम आपको दिखा रहे थे अपने स्पेशल सर्वे के जरिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, स्पेशल रिपोर्ट जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गलवान घाटी की वो सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपको अभी नहीं पता है। 15 जून की रात कैसे एक तंबू को उखाड़ने के लिए भारत और चीन के सैनिकों में खूनी जंग छिड़ गई और कैसे भारतीय सैनिकों ने चीनियों की गर्दनें तोड़ डाली। लेकिन ये सब क्यों हुआ, तो इसके पीछे है एलएसी पर बनी भारत की वो सड़क जिसने चीन के इरादों पर पानी फेर दिया। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। पंद्रह जून 2020 चीन के साथ भारतीय सैनिकों की खूनी झड़प होती है और हमारे 20 सैनिक शहीद हो जाते हैं। और पिछले 15 दिनों से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर भारत और चीन के बीच ऐसी तनातनी चल रही है कि देश भर में चीन के खिलाफ एक युद्ध सा छिड़ गया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस वक्त क्या हो रहा है, भारत और चीनी फौज के बीच में चल क्या रहा है, 15 जून को कैसे और क्यों छिड़ी भारत और चीन में खूनी जंग, गलवान घाटी में कैसे और क्यों शहीद हो गए भारत के 20 फौजी, क्या है चीन के सनकी जनरल चौनकी की सच्चाई। पिछले 15 दिनों से देश में चीन का बहिष्कार चल रहा है। एलएसी पर चीन और भारत के बीच लगातार बातचीत भी चल रही है। तरह तरह की खबरें हैं, गंभीर आरोप हैं। कोई कह रहा है चीन एलएसी के अंदर तक घुस आया है। कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियां लगातार ये सवाल पूछ रही हैं कि सरकार बताए कि हमारे 20 जवान कैसे शहीद हो गए। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन किसी ने नहीं ली, मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। अगर चीन ने लद्दाख में हमारी सरजमी पर कब्जा नहीं किया जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं, तो फिर हमारे 20 सैनिकों की शहादत क्यों और कैसे हुई? न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं? लेकिन आज एलएसी पर सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है।
भारत और चीन की खूनी जंग की सच्ची कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। गलवान घाटी में 15 जून को क्या हुआ था, चीन अभी एलएसी पर क्या कर रहा है, आज ड्रैगन की टेढ़ी चाल का पूरा सच बाहर आने जा रहा है। जी हां, भारतीय सेना के पूर्व जनरल ने गलवान घाटी की सच्चाई से देश को रूबरू करवा दिया है। 15 तारीख को जब शाम के समय हमारे लोग देखने गए, कमांडिंग ऑफिसर देखने गए, क्योंकि जिम्मेवारी का इलाका उनका था कि चीन के लोग वापस गए कि नहीं, तो उन्होंने देखा कि चीन के पूरे लोग वापस नहीं गए। वो PP-14 के नजदीक ही दिखाई दे रहे। और एक जो उनका तंबू उन्होंने हमसे इजाजत लेकर लगाया था ताकि वो देख सकें कि हमारे लोग पीछे गए कि नहीं, वो अभी तक हटा नहीं था। कहा सुनी हुई, तंबू हटाने का हुक्म दिया हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने, और जब वो तंबू हटाने लगे चीनी सैनिक, उस तंबू में आग लग गई। उन्होंने क्या रख रखा था किसी को। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत में तय हुआ था कि 15 जून से पहले जो जहां है वही रहेगा, और यही देखने के लिए भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू वहां गए तो चीनी सैनिक ने PP-14 के पास तंबू लगा रखा था, और इसी तंबू को लेकर शुरू हुई खूनी जंग। ये PP-14 क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने भी चीनियों की गर्दनें तोड़ डाली। लेकिन चीन की जैसी खासियत रही है, वो आपको कभी नहीं बताएगा कि उनके कितने लोग हताहत हुए, कितने लोग मरे, कितने लोग नहीं मरे। लेकिन जिस तरीके से लोग बाग पानी में गिरे थे या पत्थर से गिरे थे, या हमारे लोगों ने जिनकी गर्दनें तोड़ी थी, उसका अगर आकलन किया जाए तो जो एक शुरू के अंदर एक जो संख्या आई थी 40 से ज्यादा की, वो संख्या सही है। अब आपको बताते हैं कि चीनी सेना PP-14 पर क्यों आना चाहती है। दरअसल भारत ने श्योक नदी के साथ साथ एक सड़क बनाई है जो दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। ये सड़क सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सड़क चीनी सैनिकों को नहीं दिखाई देती है और यही उसको चुभता है, इसलिए चीनी सेना PP-14 के आगे आना चाहती है। ये जो सबसे चौड़ा जो है, ये है श्योक नदी। गलवान नदी इस तरह से आकर श्योक नदी के अंदर मिलती है। अब गलवान नदी का तकरीबन 7 या 8 किलोमीटर का इलाका हमारे पास है। बाकी गलवान नदी तकरीबन 100 किलोमीटर लंबी है। बाकी इलाका 1962 से चीन के पास है। ये नदी अक्साई चिन का जो प्लेन इलाका है, जब वो खत्म होता है, जहां से काराकोरम पर्वतमाला शुरू होती है, वहां के ग्लेशियर से निकलती है और लंबा रास्ता लेकर ये जो जगह मैंने आपको बताई, हमारे श्योक से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर, यहां पर पश्चिम की तरफ मुड़ती है और आकर श्योक नदी में मिल जाती है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो इस छोटा सा एक दर्रा वहां पर बनता है जहां से नदी निकल पश्चिम की तरफ मुड़ती है। उस जगह पर उसको हम PP-14 बोलते हैं। ये नाम आपने सुना होगा। PP-14 हमारे पास 1962 से है। 1962 में गलवान घाटी में हमारी एक कंपनी हुआ करती थी ताकि वो नजर रखे कि अक्साई चीन की तरफ से कोई ना आए। वो कंपनी 4 महीने तक चीनियों ने घेर कर रखी और उसके बाद लड़ाई हुई, काफी हमारे लोग मारे गए और रीएनफोर्समेंट उसको और तगड़ा करने के लिए एक और कंपनी भेजी गई। 1962 की लड़ाई में जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो मैंने आपको बताया श्योक से 7-8 किलोमीटर दूर, वहां पर जाकर लड़ाई खत्म। तब से हम PP-14 के ऊपर बैठे। चीन ने PP-14 के पार निकलने के लिए छल किया और इस छल की कीमत उसे चुकानी पड़ी। भारतीय जवान जान पर खेल गए, लेकिन चीन को PP-14 के आगे नहीं आने दिया। आज तक ब्यूरो।
बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया है, जिसकी मांग लगातार की जा रही थी। देश भर में लोग आवाज बुलंद कर रहे थे। चीन के ऐप्स पर जिनका इस्तेमाल भारी तादाद में हिंदुस्तान में होता है, उनमें से सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगाया है। चीन के साथ जो खूनी झड़प 15 जून की रात को गलवान घाटी में हुई है, उसके बाद से ही देश का मूड कुछ ऐसा है जिसमें लोगों को चीन और चीन के से व्यापार, चीन के ऐप्स का हिंदुस्तान में इस्तेमाल, इन सब पर खुलकर लोग रोष जाहिर कर रहे थे। बड़ी खबर इस वक्त की, और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ राहुल श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राहुल, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, चीन पर केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला जिसमें वो टिकटॉक सहित 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा रहे हैं। राहुल जी अंजना, बिल्कुल सही। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के वरिष्ठ सूत्रों ने हमें बस कंफर्म कर दिया है कि 59 ऐप हैं चाइनीज, जिसमें टिकटॉक है जो कि बहुत पॉपुलर था, शेयरिट है, एक कैम स्कैनर नाम का बहुत प्रचलित ऐप है, वो भी बैन हुआ है। इसके अलावा हर तरह के वीडियो कॉल के लिए MI वीडियो कॉल जियोमी कंपनी चलाती थी, हेलो नाम का एक ऐप था, YouCam, CM ब्राउजर्स, ये सारे के सारे बैन हो गए हैं। सरकार की तरफ से जो मेरी सूत्रों से बात हुई है, उनका सबसे बड़ा कहना है कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन मिले थे और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जो भारत की इंटरनेट प्रोटोकॉल में डोमेन में जो सुरक्षा के लिए एजेंसी है सर्टेन, उसने कई बार ये जांच के पता लगाया कि बहुत सारा डेटा ये ऐप जो है भारत से चीन में अवैध रूप से ले जा रहे थे। जो यहाँ के यूजर्स का डेटा था वो लोगों की जानकारी के बिना शेयर किया जा रहा था, बाहर भेजा जा रहा था और कई जगह पे बेचा भी जा रहा था। इसको देखते हुए सरकार ने डिसाइड किया है कि 59 ऐप बैन किए जाएंगे, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी कि इसमें कहीं ना कहीं जो गलवान वैली में, लद्दाख में चीन जिस तरह की हरकतों पे है, उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा श्रेय जाएगा इस सरकार की तरफ से कदम पे कि व्यापार में और तमाम चीजों में सरकार चीन के और चीन की एंटिटीज के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। बिल्कुल, और ये अपने आप में जिस तरह के ये ऐप्स हैं, लगातार सोशल मीडिया पर अलग अलग मोर्चों पर आवाज राहुल लोग बुलंद कर रहे थे। वो चाह रहे थे चीन के खिलाफ व्यापार को लेकर भी कदम सरकार उठाए, और ऐसे ऐप्स को लेकर भी लोगों का गुस्सा था। कहीं पर लगता है कि वही मैनिफेस्ट हुआ है इतने बड़े फैसले में, क्योंकि ऐसे वक्त पर, ऐसे नाजुक फैसले के वक्त अगर सरकार ये फैसला लेती है तो इसको जोड़ा जाएगा ही। देखिए जनाब, पिछले 6 से 7 सालों में जो चीन के साथ व्यापार है, सिर्फ व्यापार अगर देखा जाए इंपोर्ट, तो $48 बिलियन पहुंच गया। ये भारत के लिए एक सेटबैक था। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार ने कोविड-19 के चलते और चीन के जो व्यवहार रहा है बॉर्डर पे, उसको चलते एक मौका देखा है कि कहीं आत्मनिर्भर भारत को पुश करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सरकार ने चीन को भी इशारा दिया है और सरकार की कोशिश यह है कि ये मौका ऐसा है जहां थोड़ी मुश्किलात आज होगी, लेकिन आगे चल के कहीं ना कहीं भारत में बनी हुई चीजें या भारत में बने हुए ऐप, भारत की इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां, भारत का IT सेक्टर चीन के मुकाबले आगे बढ़ सकेगा और भारत में व्यापार और इन सब चीजों से जो फायदा हो रहा है, इकोनॉमिक फायदा हो रहा है चीन को, वो होना बंद होगा। शायद वो एक डेटरेंट होगा कि बिजनेस मंदा पड़ेगा तो चीन शायद बॉर्डर पे थोड़ा ठंडा पड़ेगा। पूरी लिस्ट हम राहुल दिखा रहे हैं जिसमें टिकटॉक से लेकर शेयरिट, क्वाई, बहुत सारे उनके ऐप्स हैं, लेकिन टिकटॉक की लोकप्रियता में लगातार गिरावट आ रही थी। और हम लगातार ये भी दिखा रहे थे कि कितने सारे जो डाउनलोड्स हैं वो अब लोग अपने मोबाइल से हटा रहे थे उन ऐप्स को। यानी लोगों का गुस्सा लगातार, ये जो पहली बात आपने बताई कि कैसे इंफॉर्मेशन यानी जानकारी भी लीक करने की आशंका और खतरा, और तीसरी तरफ ये जो भारत और चीन की खूनी झड़प हुई है 15 जून की रात गलवान घाटी में, तीनों चीजों को जुड़ाए तभी जाकर इतना बड़ा फैसला। क्योंकि हिंदुस्तान में जिस तरह का हमने व्यापार इस वक्त अपनाया हुआ है, या जिस तरह से हम लोकतंत्र में हर चीज की आजादी, कोई भी किसी ऐप को डाउनलोड कर सकता है, ऐसे प्रतिबंध के खिलाफ बहुत आवाज उठती है लोगों की, लेकिन चीनी ऐप्स के खिलाफ लगता है कम आवाजें उठेंगी,
क्योंकि सबके मन में गुस्सा है गलवान घाटी की घटना पर। बिल्कुल सही अंजना, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कहीं आज से अगर 6 महीने पहले एक ऐसा डिसीजन लिया गया होता तो शायद जनता में इसका विरोध होता। देखिए, टिकटॉक एक ऐसा ऐप है और कैम स्कैनर और तमाम ऐसे ऐप हैं जो कि घर घर पहुंच गए हैं, गांव गुरबा में भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके बैन पे एक पब्लिक सेंटिमेंट सरकार के खिलाफ जाता। लेकिन कोविड-19 के चलते चीन की जो प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में खराब हुई और उसके बाद चीन को लेकर के जो चीन ने भारत के साथ जो धोखाधड़ी करी बॉर्डर पे, उसको लेकर के जनमानस में एक भाव जो उतरा है, उसके कारण कई लोग प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर के चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, चीनी ऐप्स का बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के मन में एक अजीब सी झुंझलाहट है चीन के खिलाफ कि चीन जिसके साथ हम तमाम रिश्ते बनाते थे, यहां तक कि वहां पे बना हुआ गणेश जी खरीदने में भी हमें आपत्ति नहीं थी, वो इस तरह का व्यवहार हमारे सोल्जर्स के साथ कर रहा है। 20 सैनिकों का जो वीरगति जो पाई है बॉर्डर पे, उसको लेकर के एक दबा हुआ, बाहर ना दिखने वाला आक्रोश जो जनता में था, सरकार ने एक मौका देखा है कि ये समय ठीक है कि इन ऐप्स को बैन किया जाए, चीनी कंपनियों को रोका जाए, चीन से आने वाला। बिल्कुल राहुल, बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया है सरकार ने। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे, देखते रहिए आज तक। इनमें से एक है आपका डिटर्जेंट और एक फेना, तो कौन सा बेहतर है? ये है ज्यादा सफेद फेना। 100 में से 70 लोगों ने फेना सुपर वॉश को अपने डिटर्जेंट से बेहतर पाया है। अब आप भी लीजिए फेना सफेदी चैलेंज और खुद कहना फेना ही लेना। फेना कपड़ों से हटाए कीटाणु, इंडिया में बना गर्व के साथ। बच्चों, इस मुहावरे का मतलब बताओ। सर, हाँ बताओ। इस मुहावरे का अर्थ है किसी को हरा देना। जैसे कि पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट ने सारे विदेशी कंपनियों के टूथपेस्ट के दांत खट्टे कर दिए सर। इसीलिए पतंजलि दंत कांति बन गया है करोड़ों देशवासियों का भरोसेमंद हर्बल टूथपेस्ट, जिसमें है लौंग, अकरकरा, नीम, तुमरू, बबूल जैसे लाभकारी जड़ी बूटियाँ। दांतों को दे लंबी उम्र का वरदान। बाकी सब तो उड़ गया, लेकिन आपका परफ्यूम रह गया। नाइस फ्रेग्रेंस। बिना गैस वाला फॉग ये जल्दी से उड़ेगा नहीं, रहेगा। आपका हक है 100% सेफ पानी पर, इसलिए लाए केंट आरओ। क्योंकि केंट में है डबल प्योरिफिकेशन आरओ और यूवी से। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। Presenting the all-new Harrier 2020 with panoramic sunroof, 6-speed automatic transmission, 170 PS Cryotech diesel engine. Experience the thrill of power and the comfort of automatic. Harrier 2020. Test drive now. घर के अंदर हर स्टाइल होगी इटालियन जब वहां होगी सिम्पोलो की टाइल्स और सैनिटरी वेयर। सिम्पोलो सिरेमिक्स, द आर्ट ऑफ फैसिनेशन। एसिडिटी हो तो मेरा भरोसा सिर्फ डाइजीन। डॉक्टरों का नंबर 1 भरोसेमंद एंटासिड डाइजीन। अब पढ़ने के लिए नया कंप्यूटर भी मिलेगा और डोसे के लिए नया पैन भी, क्योंकि अपनी दुकान में मिलेंगे आपकी जरूरतों के सारे सामान पूरी हिफाजत के साथ। बताइए क्या चाहिए? Amazon, आपकी अपनी दुकान। काम सीखने में मिस्टेक्स तो होंगी, इसलिए 10 रुपए वाला एरियल जो निकाले जिद्दी दाग एक वॉश में। 10 रुपए वाले एरियल से टफ है इजी। बर्फ जैसी ठंड, भरपूर खाना और खिलौने होने के बावजूद ये पोलर बेयर कई दिनों से उदास है। क्या कुछ ऐसा है जो इस पोलर बेयर को खुश कर सकता है? है ना, बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी, क्योंकि ये है बर्फ से भी सफेद। बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी। बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी की सफेदी से पोलर बेयर इतना खुश। बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी। चुनिए जर्मन पॉलीमर्स वाली बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी, इंडिया की असली और सबसे सफेद पुट्टी। पैराशूट 20 रुपए में, डाबर अनमोल सिर्फ 10 रुपए में। डाबर अनमोल नारियल तेल अब पैराशूट नारियल तेल से आधे दाम में। दौड़ेगा भागेगा, बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन।
Why घुसो फोन के अंदर when बाहर की लाइफ is pretty सुंदर. Relax so Bahamas. Keep chilling, keep living. जर्म्स बर्दाश्त नहीं, ऐसे भी बजाज फैंस विद एंटी जर्म एंड बाय बाय डस्ट टेक्नोलॉजी, जो जर्म्स और धूल को फैन पे टिकने ना दे। ये है हवा की दवा। करो वायरसेस और बैक्टीरिया पर अटैक Savlon हेक्सा एडवांस सोप के साथ। Savlon हेक्सा, Savlon एडवांस सुरक्षा। तो बड़ी खबर हमने आपको बताई। अब एक और बड़ी खबर जो हम बता रहे हैं, कोरोना वैक्सीन बनाने की तरफ भारत का बड़ा कदम। कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए ह्यूमन ट्रायल्स की इजाजत एक भारतीय कंपनी को मिली है। भारत बायोटेक को मिला है ह्यूमन ट्रायल करने की इजाजत। 2 चरणों में वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल्स किए जाएंगे और इसी कड़ी में इसे एक बड़ा कदम माना जा सकता है जब 2 चरणों में वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए भारत बायोटेक को इजाजत दे दी गई है। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।